हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो अपने कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर बात कर रहे थे उसी क्लास के अंदर पुनः वापस आ चुके हैं पंजाब पुलिस के अंदर। उसी क्लास पंजाब पुलिस के अंदर अपने पुनः वापस आ चुके हैं पंजाब पुलिस के अंदर। पंजाब पुलिस की जो अपने सिंघम सीरीज चल रही है, यानी कि जीके का पोर्शन अपने यहाँ से कवर कर रहे हैं और उन्हीं पर्सनों के साथ अपने पुनः लौट के आ चुके हैं। जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपको यहाँ से कोई भी किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो सिलेबस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, हमारी टेक्निकल टीम के जो नंबर है, कोचिंग के जो व्हाट्सअप नंबर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हो, किसी प्रकार की अपनी बात रख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट भी करना और लाइक भी करना। और अगर वीडियो रियल में अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और कंटिन्यू अपनी इसी प्रकार क्लास चलती रहेगी। तो चलते हैं अपने सबसे पहले पर्सन की ओर। सबसे पहला पर्सन अपनी, हाँ जी सर जी बताओ, फिर पहला पर्सन ही बता दो। ये लो पहला पर्सन, अंतःस्थलीय अपवहन नदी को उदाहरण है। यानी कि नदियां तीन प्रकार की होती है। सिंपल सी बात सुनना, नदियां तीन प्रकार की होती है, नदियां तीन प्रकार की होती है, नदियां तीन प्रकार की होती है। एक तो वो जो अरब सागर की ओर बहती है, अरब सागर की नदियां कहलाती है, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। एक जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है उसे बंगाल की खाड़ी की नदी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। एक वो नदी जो अंतःस्थलीय होती है, यानी कि जिसका उद्गम किसी स्थल से होता है, उसी स्थल में विलुप्त हो जाती है। जिस प्रकार अगर मैं बात करूं, ये भारत हुआ, इस साइड में अरब सागर पड़ता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरेगी अरब सागर की, ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी उसे बंगाल की खाड़ी की। ऐसी नदियाँ जो किसी स्थल से निकलती है, स्थल में विलुप्त हो जाती है, वो अंतःस्थलीय नदियाँ कहलाती है। कौन सी स्थलीय है? अंतःस्थलीय से नदियाँ कहा जाता है, अंतःस्थलीय नदियाँ। तो आपसे पूछा गया इसमें से अंतःस्थलीय नदियाँ कौन सी नहीं है, तो सिंपल सा प्रश्न क्या, गग्गर नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। जो गग्गर नदी पड़ती है, गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल के शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल के शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में विलुप्त हो जाती है। पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास पड़ता है क्षेत्र, वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। माही की बात करता हूँ तो माही का उद्गम एमपी से होता है, एमपी से अममोरू की पहाड़ी से होता है और राजस्थान में बहने के बाद गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो अरब सागर का हिस्सा, कृष्णा नदी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी, और नेपाल तो देश पड़ता है। तो कौन सी नदी नहीं है अंतःस्थलीय की? गग्गर नदी अंतःस्थलीय नदी है। ये पूछ रहा अंतःस्थलीय अपवहन का नदी का उदाहरण है, तो कौन सा? गग्गर नदी कौन सी नदी है? अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। आगे चले, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा की बात करते हैं। हिमालय की जो ऊंची चोटी पड़ती है कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो अपने बता सकते हैं, हिमालय की जो ऊंची चोटी पड़ती है कंचनजंगा, वो सिक्किम में स्थित है। इस कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8598 मीटर है, 8598 मीटर पड़ती है। और हिमालय की सबसे ऊंची बात करता हूं, हिमालय की सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट पड़ती है। हिमालय की सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट पड़ती है, इसकी ऊंचाई तो 8848 मीटर पड़ती है। इसके 8848 और इसके 8598। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि अपने कंटिन्यू ऐसे ही क्लास यहाँ पे बनी रहेगी और रोजाना ऐसे ही क्लास यहाँ पे आया करेगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे से प्यारे प्यारे कॉमेंट भी करना। तो आगे चले, हाँ जी एक बात और बताओ, टेस्ट माफिया पे आप किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन है हमारी, एप्लीकेशन टेस्ट माफिया के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और किसी भी प्रकार के एमटीएस का हुआ, किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज हो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और कूपन कोड जब दीपक को यूज करोगे तो भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा और पूरा कोर्सेज वहाँ से आप पूरा कोर्सेज परचेज कर सकते हो। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमारी टेक्निकल टीम से बात करना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 7597500075, आप व्हाट्सअप कॉल भी उनको कर सकते हो। ठीक है, आगे चले,
भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ होती है? जनगणना की बात करें तो जनगणना तो सबसे पहले भारत में 1872 में शुरू होती है। लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू होती है। लेकिन 1881 में दशकीय रूप से जनगणना प्रारंभ होती है। कौन से रूप से? दशकीय रूप से जनगणना कब प्रारंभ होती है? दशकीय रूप से 1881 में। और इसी समय किसके काल में होती है? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में। भारत की सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। दशकीय रूप से सबसे पहले जनगणना किसके काल में? 1881 में, तो लॉर्ड रिपन के काल में होती है। उसके बाद में बात करता हूं तो भारत में सर्वाधिक कमी वाला, जनसंख्या में कमी वाला दशक कौन सा था? 1911 से 21 के मध्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में कमी आई थी। 1951 का दशक था, उस समय स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वैसे 7वीं जनगणना थी। अच्छा, उसके पश्चात अगर मैं बात करता हूँ, वैसे 7वीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, उसके पश्चात अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी वैसे 9वीं जनगणना थी ये। एक 11, 21, 31, 41 और 51, और इसके पहले 91 में हो चुके हैं, 81 में और 72 में। वैसे 9वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक 1961 से लेकर 1971 था। भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक कौन सा था? 1961 से 71 के मध्य। 2011 की जनगणना की बात करता हूं तो 2011 की जनगणना का जो लोगो था वो झोंपड़ी था, झोंपड़ी। इसको तैयार किया था पडारविद रथ ने, पडारविद रथ ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पडारविद रथ ने तैयार किया था। कौन सा लोगो? झोंपड़ी का लोगो। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ होती है? नियमित या फिर वैज्ञानिक ढंग से, यानी कि व्यवस्थित रूप से, जो दशकीय रूप से शुरू होती है, यानी कि 10 सालों के बाद में होगी, वो कहाँ से शुरू होती है? 1881 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1881 से शुरू होती है। तो इसका कौन सा? 1881। तो 1881 एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 नगरों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करता हूं तो 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। एक नगर पड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। आगे चले। तो प्रश्न सुनना, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो सबसे लंबी अगर मैं बात करता हूं तो बांग्लादेश के साथ में भारत की 4096 लगती है। नेपाल के साथ में 1751 लगती है। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ 3917 लगती है। और अफगानिस्तान के साथ बात करता हूं, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। भूटान के साथ बात करता हूं तो 599 किलोमीटर लगती है। और म्यांमार के साथ बात करता हूं तो 1458 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1458 किलोमीटर लगती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। क्या सिंपल सी बात है सर जी? क्या सिंपल सी बात है? तो आपसे पूछा गया सर्वाधिक तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक। सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर। और सर्वाधिक किसके साथ? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में लगती है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ, क्या पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे सीमा रेखा तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो चीन के साथ में सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है।
मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और अगर जो अफगानिस्तान के साथ सीमा रखती है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और इसके साथ जो सीमा लगती है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। ये रहा आपके 5 प्रश्न। अपने चलते हैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में, कल और ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी है उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे अपने पुनः मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।